नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक वर्मा है और आप देख रहे हैं अभिव्यक्त। हमारे देश में अक्सर ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपने घर में राजा की तरह होता है। अपने घर में उसके अधिकार एक राजा की तरह होते हैं, आपके भी होंगे। इसका एक मतलब ये भी है कि कोई क्या करता है, कैसे करता है, किन चीज़ों को पसंद करता है, ये उसका निजी अधिकार है। यह प्राचीन भारत का एक विचार है जिसके केंद्र बिंदु में निजता का अधिकार है। लेकिन तकनीकी युग के नए नए आयाम निजता के अधिकार के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। हम सभी किसी न किसी तरह से सोशल मीडिया माध्यमों से जुड़े हुए हैं। हमें यह भी पता है कि पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप और ट्विटर का सरकार से कुछ विवाद चल रहा है। दरअसल व्हाट्सएप ने सरकार द्वारा लाए गए नए आईटी नियमों को मानने से मना कर दिया है। ये नियम देश में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाए गए हैं। इसमें एक नियम यह भी है कि जरूरत पड़ने पर सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार से यह भी बताना होगा कि कोई संदेश सबसे पहले किसके द्वारा साझा किया गया था। व्हाट्सएप ने इन नियमों को लोगों की निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी का हनन बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। ट्विटर द्वारा भी इन नियमों का पालन न किए जाने पर सरकार ने उसे कड़े शब्दों में नियम लागू करने की चेतावनी दी थी और अब सरकार ने ट्विटर को आईटी एक्ट के अंतर्गत मिला कानूनी संरक्षण भी वापस ले लिया है। टूल किट मामले में ट्विटर पर गोपनीय जानकारी छुपाने का आरोप लगा था, तो पूरा मामला गोपनीयता और निजता के इर्द गिर्द घूमता ही नजर आता है। क्या है ये निजता का अधिकार जिसके आधार पर व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और क्या रहा है इसका अब तक का इतिहास? इस अंश में हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करते हुए निजता के अधिकार की प्रासंगिकता और चुनौतियों को समझेंगे। आज भारत में निजता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है और इसकी रक्षा के लिए वह सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। लेकिन ये अधिकार हमें हमेशा से उपलब्ध नहीं रहे हैं। 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की एक पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया कि निजता का अधिकार सभी भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकारों में ही निजता का अधिकार भी निहित है। इस फैसले तक पहुंचने से पहले निजता के अधिकार को कई कठिनाई भरे रास्तों से गुजरना पड़ा। कहीं उसे पहचाना गया तो कहीं दुत्कार कर अस्तित्वहीन भी बताया गया। भारत के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले निजता की बात 1954 में उठी थी। उस वक्त डालमिया ग्रुप पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगा था कि वह पैसों की हेराफेरी कर रहा है, साथ ही अपनी कंपनी के लिए जाली दस्तावेज भी इकट्ठा कर रहा है। उसके खिलाफ एफआईआर हुई और दिल्ली मजिस्ट्रेट ने जांच के कड़े आदेश दिए। इसके लिए देश भर में कंपनी के 30 कार्यालयों में जब्ती और तहकीकात की कार्रवाई की गई। जांच के दौरान कंपनी के निजी दस्तावेजों से भी हस्तक्षेप किया गया। इसके खिलाफ कंपनी के चेयरमैन एमपी शर्मा ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। उनका कहना था कि कंपनी के दस्तावेज बेहद निजी थे और इससे कंपनी की निजता का हनन हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के 8 न्यायाधीशों की पीठ गठित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सामाजिक हित और सुरक्षा कारणों के मामलों में राज्य को तलाशी और जब्ती के विशेष अधिकार दिए जाते हैं। साथ ही भारतीय संविधान में निजता के अधिकार जैसी किसी भी बात का जिक्र नहीं मिलता। इसी क्रम में निजता के अधिकार से जुड़ा दूसरा मामला 1962 में तब देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश के खड़क सिंह को डकैती के मामले में पकड़ा गया। वाजिब सबूत न मिलने पर उन्हें रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के आधार पर उन पर कड़ी निगरानी रखी गई। इसमें उनसे मिलने वाले किसी भी व्यक्ति पर शक करके पूछताछ की जा सकती थी। साथ ही खड़क सिंह से भी कभी भी पूछताछ करने के लिए अधिवास निगरानी यानी दिन रात किसी भी समय उनके घर पर जाकर तलाशी ली जा सकती थी और उनकी एक एक गतिविधि की ढंग से निगरानी की जाती थी। इन चीजों से परेशान होकर खड़क सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और कहा कि इस प्रकार की निगरानी से उनके निजी जीवन की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। 6 न्यायाधीशों की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। आखिर में संघ पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अधिवास निगरानी संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है। इसके अलावा जांच के सभी नियम वैध हैं। साथ ही कहा कि निजता का अधिकार अनिवार्य रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता। तो इन 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के आधार पर पहचानने से मना कर दिया। लेकिन इसके बाद 1997 में एक केस हुआ जिसे वायर टेपिंग केस के नाम से जाना जाता है। इसमें तत्कालीन सरकार पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर समेत 27 नेताओं के फोन टैप करने का आरोप लगा।
सीबीआई ने मामले की जांच की और खुलासा किया कि बड़ी संख्या में फोन टैपिंग की जा रही थी। इसके बाद PUCL यानी पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लाइबर्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और कहा कि वे इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए बताएं कि व्यक्ति के पास निजता की सुरक्षा के क्या अधिकार हैं। उस समय तक मामले के संबंध में भारतीय दूरसंचार नियमावली के सेक्शन 5(2) में यह बात कही गई थी कि समाज सुरक्षा, आपातकाल जैसी स्थितियों में राज्य को फोन टैप करने का अधिकार मिल जाता है। उसके बाद जब मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में नागरिक को जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और उसी से निजता का अधिकार भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि टेलीफोनिक बातचीत काफी निजी बातें हैं और इसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जाना चाहिए। इस फैसले के बाद भारतीय दूरसंचार नियमावली में भी बदलाव किए गए और कहा गया कि केंद्र या राज्य सरकार के मुख्य गृह सचिव द्वारा उचित स्थितियों में ही फोन टैप करने के आदेश दिए जा सकते हैं। हालांकि इन नियमों के बावजूद नीरिया राडा मामले में इनका ख्याल नहीं रखा गया। फिर भी यह पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को पहचाना था। इससे पहले भी कुछ मामले ऐसे आए थे जब कोर्ट ने निजता के अधिकार की पहचान करते हुए फैसले सुनाए, जैसे गोविंद सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार, मेनका गांधी केस और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मामला। लेकिन इन सभी मामलों में कोर्ट ने कुछ न कुछ प्रतिबंधों के साथ निजता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में पहचानने से इनकार कर दिया। निजता के अधिकार के लिए हुई इन सभी बहसों के बाद आया ऐतिहासिक आधार मामला, जिसके फैसले से भारतीय संविधान को नया आयाम मिला। दरअसल 2012 में यूपीए सरकार द्वारा आधार योजना लाई गई, जिसका एनडीए सरकार ने विरोध तो किया, लेकिन जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी तो इसने भी आधार योजना को जोर शोर से आगे बढ़ाया। आधार योजना के अंतर्गत नागरिकों का नया पहचान पत्र बनाया गया, जिसमें उनके फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक डेटा लिए गए। सरकार ने इसका उद्देश्य लोगों को शीघ्र और सुचारू रूप से योजनाओं का लाभ पहुंचाना बताया। बड़ी संख्या में लोगों ने आधार कार्ड बनवाए। बाद में सरकार ने इन आधार कार्डों को विभिन्न सेवाओं से जोड़ने के लिए कहा। नागरिकों को उनके बैंक, फोन नंबर, सिलेंडर कनेक्शन, स्कॉलरशिप, मिड डे मील और पैन कार्ड आदि सुविधाएं पाने के लिए इनसे आधार कार्ड को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया। कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश KS पुत्तास्वामी ने आधार योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने अपनी आपत्तियां व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने आधार योजना में नागरिकों का जितना भी बायोमेट्रिक डाटा लिया है, उसकी सुरक्षा के कोई भी इंतजामात नहीं किए गए हैं और ना ही उनके प्रयोगों पर सही तरीके से विचार किया गया है। यह डेटा लीक भी हो सकता है और निजी संगठनों द्वारा उनका प्रयोग किया जा सकता है। इन कारणों से नागरिकों की निजी जानकारी खतरे में है, जो उनकी निजता के अधिकार को भी प्रभावित करती है। साथ ही सरकार जिन सुविधाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर रही है, वास्तव में वे सेवाएं अपने आप में ही मूल अधिकार हैं। सरकार बिना आधार के उनसे ये अधिकार छीन नहीं सकती। मामले में एडवोकेट जनरल का कहना था कि संविधान में निजता के अधिकार जैसी किसी भी बात का जिक्र नहीं है। अपनी बात को मजबूती देने के लिए उन्होंने 1954 के MP शर्मा मामले और 1962 के खड़क सिंह मामले का हवाला भी दिया। चूंकि MP शर्मा वाले मामले में 8 न्यायाधीशों की पीठ ने निजता के मामले पर फैसला सुनाया था, इसलिए मामले पर फिर से सुनवाई करने के लिए एक बड़ी पीठ का बैठना जरूरी था। आखिरी में 2 अलग अलग विषयों पर फैसला सुनाने के लिए 2 पीठें गठित की गई। क्या निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? इस पर फैसला सुनाने के लिए 9 न्यायाधीशों वाली पीठ का गठन हुआ, जिसके मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS खेर थे, और आधार योजना की वैधता पर फैसला देने के लिए 5 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया था। 24 अगस्त 2017 का वो ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों वाली पीठ ने निजता के अधिकार वाले मामले से जुड़ी कुल 21 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि निजता का अधिकार भारतीयों के लिए संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों में से एक है। यह फैसला 9-0 से एक तरफा दिया गया था। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि MP शर्मा और खड़क सिंह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला गलत था,
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निजता के अधिकार के लिए किसी अतिरिक्त घोषणा की जरूरत नहीं है। यह संविधान के भाग 3 का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 14, 19, 20, 21 और 25 द्वारा निजता के अधिकार को संरक्षण मिलता है। साथ ही विश्व के कई देशों में आज इसे मूल अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निजता को परिभाषित नहीं किया। उसने कहा कि इसको परिभाषित करने से इसके आयाम सीमित हो जाएंगे। जिस प्रकार केशवानंद भारती केस के बाद यह कहा गया था कि संविधान के मूल ढांचे की परिभाषा समय समय पर बदलती रहेगी, ठीक वैसे ही निजता के अधिकार के मायने भी समय समय पर बदलते रहेंगे। निजता के अधिकार पर फैसला आने के लगभग 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने आधार योजना की वैधता पर भी अपना फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि आधार योजना वैध है और इसमें बायोमेट्रिक डाटा प्रयोग होने से ये एक यूनिक पहचान पत्र बन जाता है। इसकी नकल नहीं की जा सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट के कुछ अनुबंधों में बदलाव भी किया। इसमें सेक्शन 57, 33(1), 33(2), 47 और 5(2) असंवैधानिक बताए गए। तो पुत्तास्वामी केस के बाद देश में निजता के अधिकार को पहचान तो मिली ही, साथ ही इसके कई और भी प्रभाव देखने को मिले। अब सूचना लेने से पहले सरकार को सूचना लेने का उद्देश्य बताना जरूरी था। निजी कंपनियों की डाटा तक आबाद पहुंच पर रोक भी लगाई गई। हालांकि एक इसका प्रभाव यह भी हुआ कि योजनाओं में पारदर्शिता कम हो गई, लेकिन निजता के अधिकार को प्राथमिकता मिलना अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। निजता के अधिकार के आधार पर ही पिछले दिनों कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद वेंकटेश ने भी समलैंगिक जोड़े द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यौन स्वायत्तता निजता के अधिकार का एक अहम अंग है। LGBTQAI समुदाय के लोगों को भी निजता और सम्मान के साथ अपना जीवन साथी चुनने का पूरा हक है। निजता के अधिकार के आधार पर दिए जाने वाले फैसले बताते हैं कि भविष्य में न्याय के क्षेत्र में यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। तो ये थी पूरी कहानी कि किस प्रकार हमारा समाज निजता के अधिकार को लेकर संघर्ष करता रहा, लेकिन अंत में इसको मूल अधिकार का दर्जा मिल ही गया। आज के तकनीकी युग में निजता के अधिकार का होना एक बड़ी शक्ति के होने जैसा है, लेकिन तकनीक के दिशाहीन होने पर यह आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती का रूप ले सकती है। इसके संकेत हमें हालिया सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स और सरकार के बीच हो रही झड़पों से मिलने लगे हैं। निजता के अधिकार से जुड़ी बहसें मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक जो निजता के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा एवं आपातकाल के बीच कहीं फंसी होती है, और दूसरी जो निजता के अधिकार और विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच कहीं खड़ी होती है। इसमें पहली लड़ाई व्यक्ति की निजता और सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के दावे की होती है। इसका सबसे ताजा उदाहरण व्हाट्सएप का लिया जा सकता है। इसमें दूसरी बहस ऐसी है जिसमें एक व्यक्ति की निजता दूसरे व्यक्ति की अभिव्यक्ति से टकराती है। इसमें हम अक्सर मानहानि के मामले देखते हैं। इन मामलों में नियमों और कानूनों की कमी होने के चलते बढ़ोतरी देखी जाती है। सोशल मीडिया के इस दौर में नागरिकों की निजता और उसकी हिफाजत आने वाले समय में चिंता का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि निजता के अधिकार को मौलिक स्वरूप मिलने से ये लड़ाइयां भी मजबूती से लड़ी जरूर जा सकेंगी।